Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कई सारी प्रिपरेशन मेथड्स कर ली थी. चलिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लिखिएगा बेटा. और ये हमने एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म में किया हुआ है. जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस आई एम डूइंग दिस. प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन by dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation of alkyl halide. Preparation of alkene by dehydrohalogenation of alkyl halide. तो एग्जाम्पल तो इसमें एग्जाम्पल से पहले छोटी मोटी चीजें. एल्काइल हैलाइड तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है. डिहाइड्रोजनेशन मींस रिमूवल ऑफ वन H and वन हैलोजन. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये होता क्या है बेटा, बीटा एलिमिनेशन. यानी हैलोजन के साथ आपको क्या रिमूव करना है, हैलोजन एंड वन बीटा हाइड्रोजन. तो आपको डबल बॉन्ड मिलेगा. मैकेनिज्म मोस्टली कौन सा, अच्छा रिएजेंट पहले बता देते हैं. मोस्टली जो रिएजेंट हम यूज करते हैं उसमें आपको RONA दिखेगा, ROK दिखेगा और विद सॉल्वेंट एल्कोहल, उसी का पेरेंट एल्कोहल ऐसा. तो आपको बहुत सारा इस तरह C2H5ONA दिखेगा या CH3ONA दिखेगा CH3OH के साथ, यहाँ C2H5OH के साथ. ये रिएजेंट होगा. या फिर एल्कोहलिक KOH बड़ा पॉपुलर है. इसका मतलब होता है KOH इन एल्कोहल. ठीक है. ये सबका सब जो है वो E2 मैकेनिज्म करता है. ये हमने पहले से ही कर रखा है सब कुछ. E2 मैकेनिज्म एक एंटी एलिमिनेशन है. मैंने ये भी बताया आपको कि 3-4 एग्जांपल्स को छोड़ के सब जगह एंटी करना है. ठीक, मैं जानबूझकर अभी वो सब नहीं करूंगा, नहीं तो आपका मेन पार्ट खराब हो जाएगा. तो एंटी एलिमिनेशन ही हमको लेकर चलना है. और जिनको सीन वाला देखना है वो नोट्स में जाकर रिएक्शन मैकेनिज्म रेफर करें, मिलेगा. एंटी एलिमिनेशन हो गया, E2 मैकेनिज्म है, वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है. और रिएक्टिविटी इसके लिए बड़ी स्पेशल. डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है तुम्हारा कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर दिया है, अगर सबस्ट्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. ये आप मानकर चलना कि जो E2 एलिमिनेशन होता है वो मेनली 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए. अगर 1 डिग्री चले गए ना तो वो सब्स्टिट्यूशन यानी SN2 कंपटीशन के हिसाब से मेजर बन जाएगा. तो बड़ा केयरफुली आपको डील करना है. 2 डिग्री 3 डिग्री अगर दिखता है तो E2 एलिमिनेशन ही होगा वहां पर. ठीक है, ये हो गया. इसके अलावा लीविंग ग्रुप पे भी रिएक्टिविटी बदल जाती है. जैसे RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl, इस तरह का आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये भी आपको लिखना है. तो ये रिएक्टिविटी है डिपेंडिंग अपॉन सबस्ट्रेट और लीविंग ग्रुप. इसको कॉपी कर लो बेटा, फिर मैं एग्जांपल्स लेता हूँ. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क.
Done, sir. क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में सारे बच्चे, क्विक। वेरी गुड प्रशांत, आंचल, वेरी गुड। और बच्चे भी आंसर लिखें बेटा। निर्वेद वेरी गुड, श्रुति वेरी गुड, बादल वेरी गुड, हर्ष वेरी गुड। चलिए, कई सारे बच्चों ने आंसर लिखा, वेरी गुड। जिन्हें नहीं आया या जिनके आंसर गलत हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए सिंपल सी चीज है, ये आसान से क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में बहुत आने के चांसेस हैं। बी आर तो जाना ही जाना है, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है बीटा एच। तो आपका ये अल्फा कार्बन हो गया, कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बी आर। उसके बगल वाला कार्बन ये वाला बीटा है, यहाँ पर ये वाला बीटा है। तो आप इन दोनों को हटाकर एक एक डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये एक प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये, और एक प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यानी कि स्ट्रक्चरली देखोगे तो दो ही प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, जितने बीटा एच डिफरेंट होंगे उतने ही आपको मिल सकते हैं। आइडेंटिकल होता तो उसमें आपको हटाना पड़ता, एलिमिनेट करना पड़ता।
अब यहाँ पर लेकिन इसमें देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और उसने ये नहीं बोला है कि आपको आइसोमर्स केवल स्ट्रक्चरल होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल में आपको सिस ट्रांस भी मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना हो तो ट्रांस आपका मेजर हो जाएगा, उसके बाद सिस और फिर ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो टोटल नंबर अगर देखेंगे तो आपका कितने आइसोमर्स यहाँ मिल रहे हैं बेटा? 3। इसका सिस ट्रांसफॉर्म और ये अलग से, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स अगर हम बोलेंगे तो आएगा 3, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो आपका आंसर है 3। इसको कॉपी कर लो बेटा। डन सर। हम्म। इसमें भी वही क्वेश्चन है बेटा। आंसर वैसे ही निकालना है। कितना होगा बेटा? क्विक।
वेरी गुड वरुण। शांत, आंचल, बादल, वेरी गुड। श्रव्या, निर्वेद, अंश, वेरी गुड। रेवती, वेरी गुड। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ले आया। इस वाले में सबसे पहली चीज तो Br जाएगा ही जाएगा, उसका अल्फा कार्बन ये है। क्या फिर है टोटल प्रोडक्ट्स निकालने के लिए आइडेंटिफाई बीटा एच। तो यहाँ पर बीटा एच कहाँ कहाँ है बेटा? ये है, ये है, ये है, 3 बीटा एच है। 3 बीटा एच है तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलने चाहिए। फिर ज्योमेट्रिकल उसमें चेक कर लो। बट क्या आपका कोई बीटा एच एक जैसा तो नहीं है, आइडेंटिकल तो नहीं है? आइडेंटिकल ये कैसे पता चलेगा? उसके सराउंडिंग में सब एक जैसा होना चाहिए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप वहां डबल बॉन्ड बना लो और चेक कर लो आईयूपीएसी नेम सेम तो नहीं आ रहा है। जैसे आप इसका यहाँ डबल बॉन्ड बनाए और आईयूपीएसी नेम कंपाउंड का लिखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाए और आईयूपीएसी नेम लिखे, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो ये जो दो आपको यहाँ दिख रहे हैं ना बीटा एच, ये आइडेंटिकल बीटा एच है। तो कोई एक बीटा एच निकाल कर जो प्रोडक्ट बनेगा वही दूसरे से बनेगा, तो उसमें से एक आंसर बोला जाएगा। और फिर जो ये CH2 वाला बीटा एच ये आपको एक आंसर देगा ऐसा, प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसमें चेक कर लो कहीं कोई ज्योमेट्रिकल तो आइसोमेरिज्म तो नहीं है। तो मैंने आपको 8-9 केसेस बताए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। यू कैन सी ये डबल बॉन्ड के बाद ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होता अगर ये कार्बन के 2 मिथाइल नहीं होते, मतलब एक कोई और ग्रुप होता। दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। और इसमें पहले से मालूम है 2 हाइड्रोजन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। दैट मींस इसमें केवल कितने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे बेटा? 2। 2। आंसर इज 2। इसमें चाहे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स बोले तो भी 2 है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स बोले तो भी 2 है। दो ही पॉसिबिलिटीज आ रही है। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? कॉपी कर लिया बेटा? शुड आई रिमूव दिस? यस सर। चल, अब इसमें थोड़ा सा अलग स्टाइल के क्वेश्चंस आपको देते हैं। जैसे
राइट मेजर प्रोडक्ट। फटाफट सोचिए बेटा। यू कैन शेयर योर आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पे। वेरी गुड बेटा।
वेरी गुड। और लोग भी शेयर करें बेटा। और किसी को नहीं आ रहा है? एंटी एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट सोचिए बेटा, एंटी एलिमिनेशन। देखो, डिस्कशन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा हम लोगों ने लिखा हुआ था, एंटी एलिमिनेशन। तो एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि हैलोजन अगर आपका सॉलिड वेज पे है, हैलोजन अगर आपका सॉलिड वेज पे है, तो जो हाइड्रोजन है वो किस में होना चाहिए? ब्रोकन वेज, है ना? हाँ, ये आपका कॉन्सेप्ट है। और बीटा एच होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये तो अल्फा कार्बन हो गया, बीटा इधर है, बीटा इधर है। तो ये देख के अपने को क्लियरली पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड पे जो बीटा एच है वो तो ब्रोकन वेज पे नहीं है, जबकि बी आर सॉलिड वेज पे, तो हमें बीटा एच ब्रोकन वेज ही चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन केवल कौन सा बचा है? ओनली लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ऑप्शन है, ये इस तरह का आपका आंसर मिलेगा। दिस द ओनली प्रोडक्ट, आप ऐसा बोल सकते हो। जबकि बेटा इधर किधर किधर ऑप्शन से अवेलेबल है, बताइए? दोनों से। दोनों तरफ ऑप्शन से अवेलेबल, इधर भी आपके पास अवेलेबल है, इधर भी अवेलेबल है। तो दो प्रोडक्ट्स यहाँ मिलेंगे, लेकिन उसने ऊपर क्या लिखा हुआ है कि आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है। तो मेजर प्रोडक्ट जब दोनों पॉसिबिलिटी बन गई, तो आप चेक करिए कि किसमें ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन, बताइए किसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है? सेकंड वाला। मेजर, ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है इसको। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे आता हूँ। जिन्हें नहीं आया वो जरूर इसको अच्छे से लिख लें बेटा। ऐसा नहीं है कि हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये बार बार करने की जरूरत है। बिकॉज पता चला कि खूब सारा पढ़ लिया, लेकिन आंसर आपको आते नहीं है एग्जाम में, तो फायदा नहीं होगा कुछ भी।
नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले में देखो, ये दो मैंने क्वेश्चन जो आपको दिए दिखाने के लिए बेटा, कि थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ना कि आपका जो ये होता है E2 वाला, वो टर्शरी और सेकेंडरी में आपको चेक करना है। जब आपका प्राइमरी वाला आ जाएगा ना, तो सब्स्टिट्यूशन आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको आप जरूर हाईलाइट कर लेना बेटा कि यहाँ पर एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं है, जबकि यहाँ वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा ये भी आप हाईलाइट कर लो। हो गया बेटा? यस सर। अगर आप अब रिकॉल करें तो हम लोगों ने एफ, फिर उसके बाद NR3+, फिर उसके बाद SR2+, ऐसे करके क्लासिफाई किया था कि ये जब लीविंग ग्रुप होते हैं ना, तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्या याद है आपको? यस सर। उसी तरह Yes. से बल्कि बेस होता है जैसा ये, तो उस सिचुएशन में भी आपका हॉफमैन मेजर होता है। तो आप इनको रट लो, है ना, कि भाई ज्यादा पता चला कि कॉन्सेप्ट्स के चक्कर में चले गए तो जो आपको तुरंत आंसर देना है उसमें भी मिस्टेक्स कर रहे हो। तो इसको अच्छे से याद कर लो कि इसमें हाफमैन एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनता है। और खास बात, अगर मैकेनिज्म से रिलेटेड भी पूछ ले तो E2 मैकेनिज्म होता है विद कार्बेनाइन कैरेक्टर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि E2 मैकेनिज्म होता है विद कार्बेनाइन कैरेक्टर। ये, अब इसमें एक और खास बात, कई बार ऐसा होता है कि अगर एसिडिक एच आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाए, एसिडिक एच का अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो वो E1CB हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, ये देखो, जैसे मान लो मैं ये ले, तो आइडियली मुझे यहाँ डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन ये तो प्योर कार्बन आयन की स्टाइल में ही करेंगे और ये वाला एच निकलेंगे। एक और मैं तुमको स्टेटमेंट देता हूँ जिससे तुम्हारा आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। इसमें ये स्टेटमेंट लिख लो कि whatever be the mechanism, whatever be the mechanism, new double bond is always formed in conjugation with old। ऐसा करके आप लिख लो, तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये दिखाने के लिए, ऐसा ना हो कि आप हॉफमैन एलिमिनेशन इधर करने के चक्कर में चले गए, ये एक्चुअली मैकेनिज्म ही बदल गई। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और वो डबल सिंगल डबल भी आपको दिखाई दे रहा है, और ये स्टेटमेंट एकदम फिट बैठता है। कॉपी कर लो इसको। If you have any question, you ask, huh?
सर ये बेटा एसिडिक एच स्ट्रेंथ के नीचे क्या लिखा है? E1CP बेटा। ओके सर। अगर बीटा एच का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है तो वो मैकेनिज्म E1CP हो जाए। बटालियां से यूज करें। क्या बेटा सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। अब इसमें एक आप मेरे ख्याल से जो आप ये तो याद ही होगा। याद है हॉफमैन एलिमिनेशन बेटा? जिसको हम लोगों ने हॉफमैन एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोला था। तो मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूँ जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस। तो क्वेश्चन रिएक्शन तो हमने पहले से ही की है, सारी मैकेनिज्म वगैरह की है। आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूँ, आप उसको ट्राई करो, फिर उसी में हम सब डिस्कस कर लेंगे। याद करिएगा मैंने ट्रिक भी बताई थी कि सबसे पहले क्या करें, है ना, और उसके बाद उसमें जो है एलिमिनेशन होगा। तो जैसे समझ लो यहाँ ए मिल रहा है, फिर इसके बाद AgOH या Ag2O करके डालते हैं, बी लिखते हैं, फिर हीट करते हैं। तो इस तरह से आप बताइए क्या प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे। यू कैन शेयर योर आंसर क्विक।
हो गया बेटा? देखो, आप इसमें सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, जितने भी एच यहाँ पर उनको हटा दो और उसके बदले मिथाइल लगाओ प्लस एक एक्स्ट्रा। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने ये सोच लिया होगा। इससे क्या होगा, आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। तो N+ की बाजू में I- इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ये। फिर इसमें जब AgOH डालोगे तो I- के बदले OH वहां लग जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय हीटिंग। इसको हीट करके क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हो सकता है आपको ये यहीं से क्वेश्चन दे दे छोटा सा, तो अपने को आइडिया होना चाहिए। तो इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, तो ऑफ कोर्स मेजर प्रोडक्ट। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दूसरा वाला नहीं मिलेगा। तो यहाँ कोई ऐसा ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम नहीं दे रहा है वो। तो ये माइनर प्रोडक्ट आप लिखिएगा, प्लस आप लिखिए CH3 होल थ्राइस N और वाटर। इतना आपका प्रोडक्ट है। इसको कॉपी कर लीजिए बेटा। क्या? Done, Shall I sir. remove this? Yes, sir. अब इसी में बेटा ये जो हमने ये सब किया है ना, ये पूरा का पूरा जो है
वो पूरा का मतलब जो एलिमिनेशन वाला पार्ट है, एलिमिनेशन वाला पार्ट वो E2 मैकेनिज्म होता है। ऑल्दो हॉफमैन एलिमिनेशन है बट E2 मैकेनिज्म है, कार्बन आयन कैरेक्टर है। लेकिन एक इसी टाइप का जो था वो याद है आपको, EI मैकेनिज्म किया था हमने, उसमें क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड था। क्या था? क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड की हीटिंग थी। तो क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड कैसे बनता है? उसके लिए आपको एक टर्शरी एमाइन की जरूरत है, लाइक दिस इफ आई राइट। और इसका सबसे पहले H2O2 के साथ याद है रिएक्शन कराया था और O यहाँ कनेक्ट हो गया था। तो ये इस तरह का आपको ऑक्साइड मिलता है, क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड। और फिर इसकी हीटिंग करते हैं तो ये इंटरनली जो है H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये पार्ट हटता है और आपको हॉफमैन जो है मेजर प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाता है। आई होप आपको ये रिएक्शन याद आ रही होगी, नहीं तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं रिएक्शन के लिए। तो ये भी लिख लो बेटा, है ना, ये EI मैकेनिज्म फॉलो करता है। वो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, ये क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड है, दोनों में डिफरेंस है, कॉपी कर लो इसको भी। जस्ट इसको कोप एलिमिनेशन याद करो तो हम लोगों ने लिखा था, इफ यू रिकॉल। आप नोट्स रिवाइज करिए, केवल हम रिवीजन पर्पस के लिए कर रहे हैं कि आपको यहाँ इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये वहां पड़ा हुआ है, बट ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के उसमें आता है। डन सर। अब इसी में एक हम लोग ने किया था पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट एस्टर, अगर आप याद कर पा रहे हो, नहीं तो हम रिएक्शन तो यहाँ लिखेंगे ही, इसको भी आप लिख लो बेटा। ये मैं जानबूझकर आपको लिखा रहा हूँ, सब एल्कीन बनाने के लिए पायरोलिसिस ऑफ एसिड, ये भी आपका EI मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसमें मैंने देखो, एक तो एस्टर आपको लिखकर दिखाता हूँ, फिर आप उसको चेंज करके भी दिखाऊंगा। CH3 CH2 या एसीटेट है ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH3, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। तो इसको केवल हीट करने से आपको एल्कीन मिल रहा है, लेकिन हीट मतलब इसको ऐसे कैसे दिखाएं, ठीक है। तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि इसको रादर देन इस तरह लिखो, इसको लिखने का स्टाइल ऐसा कर लो, तो इससे क्या है आपको एकदम समझ में आएगा कि इसमें लीविंग ग्रुप कौन है और कहां से H निकलेगा। ये लीविंग ग्रुप हो गया और ये बीटा H है। देखो आपको एकदम क्लियरली पता चलेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ बनने वाला है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो बस आप उसको हटा दो, ये CH3COH के फॉर्म में बाहर हो जाता है और जो मेन प्रोडक्ट आपका है वो एल्कीन ऐसा बन गया।
ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो बेटा। और यहाँ लिख भी सकते हो कि चेक नोट्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर डिटेल। ठीक है, हटा दे बेटा, कॉपी कर लिया। Yes, sir. Yes. अब इसमें नेक्स्ट लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन by dehalogenation of vicinal dihalides। विसिनल डाइलाइट पहले भी बताया मैंने आपको, दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे लगा हो। और रिएजेंट भी हम इसमें यूज करते हैं, जिंक इन एल्कोहल, वो भी बताया हुआ है। तो जैसे मैं अगर आपको लिख कर दूं Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, और इसमें जिंक डाल दो, इथेनॉल, हीट। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये भी एक्चुअली ईटो एलिमिनेशन होता है। ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें जो रिएजेंट है वो हम लोग NaI एसीटोन भी यूज कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है रिएजेंट, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन भी देता है, लेकिन SN2 तब देगा जब एक Br लगाओ। अगर विसिनल पोजीशन पे इस तरह के दो Br लगे आपको दिखाई दें, तो वहां पर आप मान कर चलना कि आपको वहां पर E2 एलिमिनेशन से ही प्रोडक्ट बनाना है, सब्स्टिट्यूशन नहीं कराना। ये है NaI एसीटोन करके लिखा होगा, NaI एसीटोन, हीटिंग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें एक्चुअली जो साइड प्रोडक्ट्स में ये IBr और NABr इस तरह करके है। याद रखना ये डी हेलोजिनेशन है, केवल हेलोजन रिमूव करते हैं। हो गया। Yes, sir. अब इसमें एक जेमिनल डायलाइट का भी लिख लो।
प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, एक रिएक्शन और प्रिपरेशन की इसके बाद है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय dehalogenation of geminal dihalide। जेमिनल क्या होता है बेटा? जिसमें एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे। इसमें भी आप वैसे ही जिंक डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्कोहल ले लीजिए, आपका थोड़ा मैकेनिज्म बदल जाता है। ऑल्दो उस मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं लिख देता हूँ, बट आप उसको स्किप भी कर सकते हो। आप सीधे प्रोडक्ट लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये आपका बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH। ये आपका एल्कीन, एल्कीन उसी स्टाइल में बनेगा। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। हो गया बेटा? Yes, sir. ये हो गया। अब आते हैं जो मैकेनिज्म आपको पढ़ना है इन सब के अलावा, और जो पहले नहीं पढ़ी हुई है वो मैकेनिज्म लिखेंगे। लिखेगा विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। इसके लिए नोट लिखते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। लिखिएगा aldehydes and ketones, aldehydes and ketones react with aldehydes and ketones react with phosphorus react with phosphorus halides। मैं लिख देता हूँ, look at the screen। phosphorus halides ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, phosphorus halide। ये रिएजेंट है एक्चुअली, यही हमारा रिएजेंट है। तो मैंने क्या बोला आपको नोट में? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स react with phosphorus halide to give alkenes। This reaction is called Wittig reaction। ठीक है। और ये जो फॉस्फोरस हैलाइड है इसको हम लोग फॉस्फोरेन भी बोलते हैं। दूसरा इसका क्या है? फॉस्फोरेन। ठीक है, फॉस्फोरेन। अब सबसे पहली बात है कि ये फॉस्फोरस हैलाइड क्या है? व्हाट इज फॉस्फोरस हैलाइड? ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लिख के देता हूँ, और दो सारा एक्सप्लेनेशन दूंगा, कॉम्पोजिशन क्या है और फिर कैसे बनता है वो। तो सबसे पहले तो एक जो फॉर्मूला फॉस्फोरस हैलाइड का है वो देख लो।
PH3P डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH2 भी लिख सकते हो या दोनों H को सब्स्टिट्यूट करके कोई एल्काइल ग्रुप भी ऐसे लगा सकते हो। तो ये जनरल मैनर में फॉर्मूला है फॉस्फोरसैलाइड का। ये पीएच क्या होता है बेटा, यहाँ जो पीएच लिखा हो कोई बता सकता है पीएच क्या है? सर फिनाइल। फिनाइल। यस, फिनाइल, बिल्कुल क्लियर कट, आपको पता होना चाहिए। 5 भी लिखते हैं यहाँ पर कई बार। पी कैपिटल है, एच स्मॉल है, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ोगे तो पी स्मॉल आएगा, कैपिटल एच होगा। इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो। PH3P यहाँ प्लस आ जाएगा, C विल गेट माइनस, ऐसा आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये फॉस्फोरस सैलाइड है। पहले इतना लिख लो, फिर मैं रिएक्शन दिखाता हूँ आपको। हो गया? यस सर। यस सर। अब इसमें सबसे पहले तो मैं रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आप चूज करो, लाइक आपने मान लीजिए यहाँ पर ऐसा चूज किया, ये एल्डिहाइड कीटोन प्लस आपने यहाँ फॉस्फोरस सैलाइड लिखा। तो फॉस्फोरस सैलाइड का फॉर्मूला हमने अभी भी लिखा, PH3P डबल बॉन्ड CR R डैश। तो सबसे पहले स्टाइल, कैसे प्रोडक्ट को लिखें, बहुत सिंपल है। इसका O और यहाँ का फॉस्फोरस के साथ ये पूरा आप सेपरेट कर दो, तो जो नया आपको यहाँ मिलेगा वो PH3P डबल बॉन्ड O है। इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच रहा है उसको ऐड कर दो, जोड़ दो। इट्स लाइक ऐसा, देखो आप क्लियर कट आपको एल्कीन मिल गया, ठीक है। ये आपका एल्कीन हो गया। अब आते हैं मैकेनिज्म पे, पहले इतना कॉपी कर लो फिर मैकेनिज्म बताता हूँ। प्रोडक्ट लिखने का स्टाइल सिंपल सा है, O और जो P है उसको जोड़ दो, बाकी इससे जो बच गया दोनों का अपना उनको जोड़ दो। डन सर। देखो इसमें कोई भी जो भी आप कीटोन लेते हो या एल्डिहाइड लेते हो, उसको आप सिंपली ऐसा लिखा हमने। अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि ये बताइए बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स की जनरल रिएक्शन क्या होती है, तो आप जब चेक करेंगे, हमने उसको रिएक्शन मैकेनिज्म में भी किया हुआ है, पहले भी बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन्स की जनरल रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एक न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस तरह से अटैक करेगा। तो इसमें वही चीज हो रही है कि मैंने ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चूज किया जिसमें कार्बन पे माइनस चार्ज है, वो न्यूक्लियोफाइल है, उसने कार्बन पे अटैक किया, कार्बोनिल कार्बन पे।
तो उसका जो नया प्रोडक्ट आप दिखाओगे वो ऐसा होगा। यहाँ O माइनस आ गया, R डबल ट्रिपल डैश है, यहाँ पर C है, P PS3 है और R R डैश यहाँ पर, और ये इनको आप जोड़ भी सकते हो, ये जो P और O है, और ये सेम साइड पे होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर नहीं है तो घुमा करके P को उधर ही ले जाएंगे हम। ये तो जो प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया तो उसको ऐसे भी दिखा सकते हो। फॉस्फोरस वैसे भी 5 बॉन्ड्स बनाता है, ऐसा आर आर डैश। ये एक इंटरमीडिएट बनता है, जिसके बाद आपका वो पी डबल बॉन्ड हो। देखो यहाँ डबल बॉन्ड तो आना ही है, राइट ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड इधर आया, तो ये आपको नया प्रोडक्ट इधर से मिलेगा एल्कीन, और उधर से आपको मिलेगा PPS3 डबल बॉन्ड। तो ये एक सिंपल सी मैकेनिज्म है, इसको भी कॉपी कर लो बेटा। डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। चलिए, अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो फॉस्फोरस सेलाइड है, देखो कई बार क्या होता है एग्जाम में, वो आपको डायरेक्ट रिएजेंट नहीं देता, वो रिएजेंट किन सब्सटेंसेस से बनता है वो सब्सटेंसेस साथ में डाल के दे देगा। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि जो सब्सटेंसेस वहां दिए उससे फॉस्फोरस सेलाइड बनेगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट विटिक रिएक्शन। सो यहाँ पर ऐसा लिखिएगा, हाउ डू वी गेट फॉस्फोरस सेलाइड, हाउ डू वी गेट फॉस्फोरस सेलाइड, ऐसा करके लिखिए। तो उसके लिए 3 सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड। कितने चाहिए? 3 सब्सटेंसेस में एक आता है जिसको बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन C6H5 होल थ्राइस P, ठीक है, C6H5 होल थ्राइस P, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। एक तो ये हो गया, इसके पास लोन पेयर, तो ये इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर आता है दूसरा एल्काइल हैलाइड, और खास बात ये कि
एल्काइल हैलाइड जो है वो या तो प्राइमरी होना चाहिए या फिर सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, एक एच उसके पास जरूर होना चाहिए। मतलब अगर जनरल मैनर में लिखोगे तो इट विल बी लाइक दिस। नाउ यू कैन सी देयर इज हाइड्रोजन एटम, ये एच होना जरूरी, एक एच कम से कम। ठीक है। अब तीसरी चीज है, थर्ड यहाँ पर जो चाहिए वो है बेस। बेस जनरली आर एल आई करके बेस मेंशन करते हैं, जिसमें बहुत पॉपुलर है एक ब्यूटाइल करके है, CH3 CH2 CH2 CH2Li। इसको BULI करके भी लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, BULI। सो हाउ डू वी गेट phosphorus halide? phosphorus halide अपना रिएजेंट है किसके लिए बेटा? Wittig reaction। And these are the three substances required to get phosphorus halide। Now how? So ये जो alkyl halide सबसे पहले आपको दिख रहा है ना, ऐसा, ये इस पे अटैक करता है ये जो आपने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया हुआ है ना, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ये इस पे अटैक करेगा। ये SN2 रिएक्शन as a nucleophile। As a nucleophile it attacks किस पे? एल्काइल हैलाइड पे। Cl हटा दो और प्रोडक्ट लिखो, R डैश CH, CH से Cl हट गया, फॉस्फोरस यहाँ पर आया, यहाँ प्लस हो जाएगा, C6H5 होल थ्राइस। ऐसा आप अब बेस क्या करेगा? बेस का काम है H एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये जो बेस है, ये H वहां ऊपर क्यों हमको ये चाहिए था, ये H क्यों चाहिए था? सो दैट ये H आराम से यहाँ से निकले, और जैसे ही वो निकलेगा वहां माइनस आएगा, माइनस आते ही फॉस्फोरस उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो आपको क्लियरली देखो दिख रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? हाउ डू गेट दिस phosphorus halide? यही है अपना phosphorus halide। इसको कॉपी कर लो, पूरी डिटेलिंग मैंने आपको बता दिया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। एग्जाम में आपको हो सकता है आरओ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एल्काइल हैलाइड और एक बेस लिखा हुआ मिले, तो आप ये मान लेंगे कि वो phosphorus halide है, और जो सामने phosphorus halide मैंने बनाया है ना लास्ट में, वो वाला सीधे यूज करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। वो YLIDE है बेटा, YLIDE। वो रिएजेंट है, उसको प्रोनाउंस अपनी स्टाइल से करो, यील्ड नहीं है, इलाइड बोला है, फॉस्फोरस इलाइड। Somebody is asking base strong or weak required, but RLI है वो strong base। So this is the completion of preparation part of alkenes. So those who have copied they can leave. Next lecture में we'll start uh, properties of alkenes। ठीक है।
नहीं बेटा अभी कोई होमवर्क नहीं। हाँ एल्केन वाला पार्ट फिनिश करो, एल्केन वाला जो एक्सरसाइज 1 है होमिसाइड उसको करो, और कोई बैकलॉग हो उसको आप फिनिश करो, ठीक है।